गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हमने 11th अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग पहले भी काफी वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में नॉलेज लिया है। वो आप मेरी लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। आज हम अकाउंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी के लिए है। ये हमारी 11th अकाउंटिंग में भी आता है और अकाउंट का अगर कोई बेस बच्चा जानना चाहता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जिस बुक से इस टॉपिक को लिया है, ये मेनली डीके गोयल बुक है, या फिर मैंने एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हुए इस टॉपिक को चुना है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक अकाउंट किन किन स्टेप से होते हुए हमारे सामने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म का क्या प्रॉफिट लॉस है, फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या हमें फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या ना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है वो एक प्रोसेस से होकर के गुजरती है। वो प्रोसेस कौन सी है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आता है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन से मीन होता है हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। वो इसका मीन ये है कि हमें ना कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करें तो आप ध्यान रखें वो ट्रांजेक्शन एक अकाउंटिंग ईयर की होनी चाहिए। जिस ईयर के लिए आप अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर की वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। प्लस मनी की टर्म में होनी चाहिए। मनी की टर्म में वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक रिलेट टू बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड वो होनी चाहिए। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तभी जाकर के वो क्या होगी, एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। जैसे कि मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने 2020-21 के लिए अकाउंट बना रही है और एबीसी लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है 1 जून 2020 को बाय कैश 50,000 में। तो आपको क्या आपने देखना है कि क्या वो मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, क्या वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर की बात करें, 2020-21 चल रहा है, तो मशीन कब खरीदी? 1 जून 2020 को। इसका मतलब वो बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर में ही था, इस वजह से मुझे वो मेरी बिजनेस की आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन है। दूसरा क्या मनी की टर्म में थी? मैंने कहा कि मशीन परचेज करी जिसकी वैल्यू क्या है, 50,000 रुपया। तो इसका मतलब मैंने मनी की टर्म में उसको काउंट कर लिया, इट्स मीन वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है। रिलेट टू बिजनेस, वो एबीसी लिमिटेड ने ही खरीदी और वो एबीसी लिमिटेड के ही काम आएगी, तो इन दैट मीन्स वो बिजनेस को भी रिलेट करती है। तो इट्स मीन वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और हमें वो रिकॉर्ड करनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड आता है प्रिपेयर वाउचर्स। जब भी कोई चीज आपके कोई भी एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं आप, तो फर्स्ट टाइम जिस जगह पे उस एंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं वाउचर्स। वाउचर्स कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी के पास कैश वाउचर्स भी होते हैं और कंपनी के पास क्रेडिट वाउचर्स भी होते हैं। कैश वाउचर्स होते हैं जो कैश की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी चीज एसेट है, अगर कोई गुड्स है आपने कैश में परचेज करी है या कोई कैश में बेची है, तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम जहां एंट्री रिकॉर्ड होगी वो कैश वाउचर होगा, रुपए आने के लिए या रुपया जाने के लिए। या फिर अगर आपने कोई माल उधार में परचेज किया है या माल उधार में आपने सेल किया है, तो जहां पे फर्स्ट टाइम पे वो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो आपके क्रेडिट वाउचर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जहां एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उस टाइम पे आप परचेज सेल करने का काम तो जरूर करते होंगे। तो परचेज करते टाइम गुड्स आपके पास आई है, तो फर्स्ट टाइम हम एक अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई इतने रुपए की स्टॉक जो माल है वो इस पर्सन से परचेज किया आज की तारीख में, लिख देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जहां फर्स्ट टाइम आपने जिस बुक में रिकॉर्ड किया वो आपके क्या है, वाउचर्स। क्लियर है। और कंपनी में वाउचर्स जो है एक स्पेशल फॉर्म में तैयार रहते हैं ताकि जो है क्लियरिटी ज्यादा मिलती रहे। ठीक है। इसके ऊपर भी एक चैप्टर हम आगे फर्दर वीडियो बनाएंगे तब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए वाउचर्स में आपने जो एंट्री रिकॉर्ड करी है उसमें सभी एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कि कैश की, क्रेडिट की, परचेज की, सेल की, एसेट की, लाइबिलिटी की, हर एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लेकिन सब एक रो फॉर्म में है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई जो परचेज करिए मेरे को टोटल परचेज बता दो, तो आप क्या करोगे, उस वाउचर को खोलोगे, सारे को चेक करने लग जाओगे, परचेज की काउंट करने लग जाओगे, कितना टाइम लग जाएगा। उस वजह से हमें एक अलग अलग जो है ओरिजिनल बुक बनानी पड़ती है जिसमें
एक ही जगह पे एक पर्टिकुलर आइटम की सारी एंट्रीज आ जाती है। तो वो कौन कौन सी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होती है हमारे पास? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे हम परचेज बुक बनाते हैं, हम सेल बुक बनाते हैं, ठीक है, हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, हम सेल रिटर्न बुक बनाते हैं। क्लियर है? इस तरीके से करते करते हमारे पास 7 तरह की बुक होती है, ठीक है। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल बुक्स भी होती है। इनके बारे में आगे आपको जो है नॉलेज मिल जाएगी, जब या फिर कोई पुराने कॉमर्स स्टूडेंट है उनको समझ आता होगा कि बुक्स क्या होती है। इस बुक की मदद से हमें ये फायदा मिलता है कि परचेज की बुक में हम सिर्फ परचेज की जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं। सेल में सिर्फ सेल की जो ट्रांजैक्शन होती है, और वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि परचेज बुक में सिर्फ उधार की हुई परचेज को ही रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ गुड्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। वो जैसे जैसे हम अकाउंट में जाएंगे आगे आप और फर्दर सीखते जाएंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट है। क्लियर है? तो ये क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब यहां से जो वाउचर से एंट्री किस में जाती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक का? इन द एंड हम फिर बाद में आते हैं पोस्टिंग टू लेजर्स। लेजर्स में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? लेजर्स में हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट, और ये अकाउंट मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं बैलेंस को पता लगाने के लिए कि एक पर्टिकुलर का जो हमने अकाउंट बनाया है किसी भी चीज का, तो उस अकाउंट से हमें कितना बैलेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये लेजर काम करता है, और लेजर से हमें पर्टिकुलर चीज का बैलेंस मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक जैसे हम कैश अकाउंट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आपने एक कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे कैश अकाउंट बना रहा हूँ आपके सामने। और कैश अकाउंट कैसे बनता है? मैं हमेशा बताता हूँ कि जो अकाउंट होता है हमेशा किस फॉर्म में बनता है? टी शेप में बनता है। ये आपकी जैसे टी शेप होगी। क्लियर है? ये अमाउंट, ये जो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड हमेशा किसकी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है पेमेंट के लिए कैश अकाउंट में, और डेबिट साइड किसकी साइड होती है? रिसिप्ट की साइड होती है। क्लियर है? समझ रहे इस चीज को? जैसे कि मान लीजिए आपने जो है माल को बेचा, गुड्स को बेचा, और गुड्स को बेच करके आपके पास 1000 रुपए आए हैं, तो 1000 रुपए आपके पास क्या है? टू सेल करके रिसिप्ट हुई है कैश की, और उसमें से आपने 600 रुपए माल परचेज करने पे खर्च कर दिए। तो 600 रुपए आपसे चलेंगे, तो पेमेंट कितने की होगी? 600 की बाय परचेज। समझ रहे? अब आपसे पूछे कि बैलेंस, अब आपके पास कैश कितना बच गया, तो कैसे बताओगे? भाई 1000 रुपए था टोटल, यहाँ का भी टोटल कितना आना चाहिए? 1000 ही आना चाहिए टोटल। समझते इस चीज को? तो 600 रुपए आपने क्या कर दिया है? 600 रुपए आपने परचेज करने पे खर्च कर दिया है। तो अब आपके पास कितना बैलेंस बचना चाहिए? 400 रुपए का बैलेंस बचना चाहिए। तो ये जो 400 रुपए है, ये 400 रुपए आपके पास क्या है? बैलेंस बच गया। किसके थ्रू पता चला? हमें कैश अकाउंट के थ्रू पता चला। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? तो लेजर से हमें क्या पता चलता है? अकाउंट के बैलेंस पता चलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? देन उसके बाद चलते हैं प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हमारे लेजर बन जाते हैं, लेजर से हमें क्या पता चल रहा है? बैलेंस का पता चल रहा है, और वो बैलेंस डेबिट का बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट का बैलेंस हो सकता है, और वो बैलेंस जो है आगे मदद करेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? आगे हमारे जैसे जैसे आप कॉमर्स लाइन में आगे जाते जाएंगे, अकाउंट में सीखते जाएंगे, ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि हमने अकाउंट कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाया। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल हो जाता है, इट्स मीन हमारे ऊपर के जितने अकाउंट बनाए हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है किसी में भी। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, और जैसे कि हम बनाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनता है, और एक हम क्या बनाते हैं जैसे कि बैलेंस शीट। इसके अलावा भी कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड बेस पे आपको इन दो का नाम याद कर लेना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है कि फर्म के पास कितना प्रॉफिट होया है या फिर फर्म ने कितना लॉस कमाया है, और बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि फर्म ने कितनी एसेट है और उसके कंपैरिजन में फर्म के पास कितनी लायबिलिटी। समझ गए इस चीज को?
ये थी आपकी अकाउंट की प्रोसेस। तो शॉर्ट सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया, इसको अगर थोड़ा सा और नोट की फॉर्म में आप याद करेंगे क्लियरली आपको याद हो जाएगा। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इसी के अंदर, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले ना आपको समझना होगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंट क्या होता है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट क्या होता है। अगर ये समझ आ गया तो डिफरेंस जब मैं आपको कराऊंगा तो इजीली आपको समझ आए। तो एक बार ध्यान से सुनिए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंट होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो मालिक होता है, सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक के अंदर जो कैश में होगी। मतलब कि मान लीजिए आपने कैश में परचेज किया है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपने परचेज उधार में कर लिया क्रेडिट में तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझे? सेल करी आपने, अगर सेल किसी पर्सन को कैश में करी तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपने सेल उधार में करी तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे आप रेंट पेड करते, क्योंकि मान लीजिए आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो अगर आपने रेंट कैश में पेड किया तो इंक्लूड करेंगे, रेंट उधार में जो है रेंट किसी टाइम आपने पेड नहीं किया क्योंकि आपके पास रुपए नहीं थे तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में सिर्फ कैश में लेन देन को तो रिकॉर्ड करते हैं, विदाउट कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये तो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा अकाउंट का प्रिंसिपल भी था, अगर आपको याद हो तो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है कि कोई भी चीज भलाई कैश में हो भलाई वो उधार में हो, अगर वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है तो आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसी तारीख को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिस तारीख को वो हुई है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने रमेश को माल बेचा 20,000 रुपए का कैश में, वो भी रिकॉर्ड होगा, और आपने श्याम को माल बेचा 15,000 रुपए का लेकिन कैश में नहीं बेचा, उधार में बेचा, रिकॉर्ड वो भी होगा। ठीक है, समझ लिया? तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलते हैं, कैश की एंट्रीज भी रिकॉर्ड करो और क्रेडिट की एंट्रीज भी रिकॉर्ड करो। समझे इस चीज को? क्लियर हो गया? अब आपको पता चला होगा कि कैश और एक्रूअल में क्या फर्क है। तो आइए इन दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस और देखते हैं और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला डिफरेंस है रिकॉर्ड कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अपने आप ही समझ होंगे कि कैश बुक के जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंट होती है उसमें सिर्फ कैश की एंट्रीज को रिकॉर्ड होती है। ठीक है, लेकिन जो एक्रूअल होता है उसमें कैश और क्रेडिट दोनों ही एंट्रीज क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। क्लियर है? टाइमिंग ऑफ रिकॉर्ड इनकम, इसमें जो है इनकम कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, मतलब इनकम मतलब रुपया आना। तो कैश बेसिस में तो इनकम तब रिकॉर्ड होगी जब वो कैश में रिसीव्ड होगी, व्हेन रिसीव्ड इन कैश। जब ये कैश में रिसीव होगी ना सिर्फ उसी टाइम रिकॉर्ड होगी, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन बात करें एक्रूअल में, एक्रूअल में क्या रूल है? एक्रूअल में रूल है व्हेन इट अर्न, व्हेन इट अर्न। अर्न का मतलब होता है जिस टाइम ये कमा ली गई है। जैसे कि देखिए, मैंने अप्रैल महीने के लिए स्कूल में काम कर लिया, ठीक है, लेकिन अप्रैल महीने की सैलरी अभी तक मुझे पेड नहीं करी गई है। तो अगर मैं अपना अकाउंट बनाऊं अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा कि सैलरी को? अगर कैश बेसिस होता तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि अभी तक कैश में रिसीव हुआ ही नहीं। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे मैं रिकॉर्ड जरूर करूंगा क्योंकि वो भलाई मेरे को मिली नहीं है लेकिन मैंने उसके लिए सर्विस दे दी है, मुझे गारंटी है मिल जाएगी। समझ लिया? तो एक्रूअल में जिस टाइम अर्न कर ली इट्स मीन उसे रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्ड एक्सपेंस सेम एज ए इनकम। अगर कैश बेसिस है तो व्हेन इट पेड इन कैश, जब अगर आपने वो कैश में पेड किया होगा तो आप इसे रिकॉर्ड कर दीजिए। और एक्रूअल में व्हेन इट सर्विस इज यूज, जैसे ही आपने इसकी सर्विस यूज कर ली है आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रेंट पेड करते हैं आप अपनी बिल्डिंग का, अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंट है, अगर आपने रेंट पेड किया है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपने किसी मंथ रेंट पेड नहीं किया तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट में क्या बोलता है, अगर मान लीजिए अप्रैल महीने का आपने रेंट पेड नहीं किया किसी कारणवश और आपको अकाउंट बनाने उस तारीख तक के, तो भी आपको वो रिकॉर्ड करना होगा एज ए आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मीन होता है कि भाई अभी तक वो पेड नहीं किया गया है, समझ रहे हैं, तो भी वो रिकॉर्ड होगा जरूर।
क्लियर है, क्योंकि उस टाइम का खर्चा था, हो चुका था। समझ रहे हैं? क्लियर है ये वाली चीज। अब बात करते हैं, देखिए कुछ मैंने वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं एक बार थोड़ा आपको बता देता हूँ होता क्या है। आउटस्टैंडिंग इनकम वो इनकम होती है जो आपने कमा लिया है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था ना कि भाई मैंने अप्रैल महीने के लिए काम कर दिया लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर कह सकते हो एक्रूड इनकम, एक वर्ड यूज होता है उसके लिए, ठीक है, उसको याद करने के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस होता है कि भाई उसकी सर्विस आपने ले लिया लेकिन अभी तक उसको पेड नहीं किया। जैसे स्कूल ने टीचर्स की अप्रैल महीने की तो सर्विस ले लिया लेकिन टीचर्स को अभी सैलरी पेड नहीं करी, तो स्कूल के लिए वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अभी तक पेड नहीं हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एडवांस में कोई खर्चा आपने कर दिया। जैसे कि मान लीजिए 2020-21 हमारा अकाउंटिंग ईयर है, मानते इस चीज को, लेकिन मान लीजिए मैंने कोई इंश्योरेंस पेड कर दिया, वो इंश्योरेंस मैंने पेड कर दिया 2022 के लिए भी, एक साल एडवांस में पेड कर दिया, लेकिन वो इस साल का तो खर्चा नहीं है, अगले साल के लिए खर्चा कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। अक्रूड इनकम जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम होती है उसी तरीके से वो ही अक्रूड इनकम होती है, ठीक है ना। तो अगर हम कैश की बात करें ना, तो कैश में ये सारी चीजें होती ही नहीं है, क्योंकि ये चीज हमने कैश में करी ही नहीं, तो कैश में तो नॉट रिकॉर्ड, ये चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। तो कैश तो क्या बोलता है भाई, जिस टाइम कैश में पेड किया रिकॉर्ड कर दो, अदरवाइज मत करो। लेकिन जो अक्रूवल है ये मस्ट बी रिकॉर्डेड की बात करते हैं, ये हमेशा रिकॉर्ड करी जाएंगी। क्लियर है ये वाली चीज, समझ गए इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं लीगल पोजीशन की। लीगल पोजीशन मतलब आपका कंपनी एक्ट 2013 कैश बेसिस और अक्रूवल में से किसको मान्यता प्राप्त है, मतलब अकाउंट जो कंपनी बनाएगी कैश बेसिस बनाएगी या अक्रूवल बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 कैश बेसिस पे आपके अकाउंट नहीं बनेंगे, आपके अकाउंट किस पे बनेंगे, एक्रूवल बेसिस पे ही बनेंगे, क्योंकि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही आपको रियल पोजीशन बताएगी आपकी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो जो है ये जो कैश बेसिस है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, नॉट बी लीगल, ठीक है, और ये क्या है, लीगल है पूरी तरीके से, और इसी को ही बना रखता है। और एक लास्ट पॉइंट, फाइंड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो एज ऑबिस कैश बेसिस में आपको करेक्ट पोजीशन नहीं पता चलती है, बट एक्रूवल बेसिस में आपको बिल्कुल करेक्ट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो एक्रूवल बेसिस इज द राइट वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट एंड द कैश बेसिस इज नॉट बी द राइट वे ऑफ मेंटेनिंग योर अकाउंट। होप सो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? चलिए अभी टॉपिक का एंड तो हो गया है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। एक हाइब्रिड अकाउंटिंग होती है, ठीक है, हाइब्रिड अकाउंटिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वो अकाउंटिंग होती है हमारे पास में मिक्स्ड अकाउंटिंग, भी उसका एक वर्ड है, हाइब्रिड या मिक्स्ड। वर्ड क्या यूज किया मैंने, हाइब्रिड या मिक्स्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग होती है हाइब्रिड या मिक्स्ड अकाउंटिंग, इसमें दोनों काम होते हैं। इसमें कैश बेसिस को भी फॉलो किया जाता है और इसमें एक्रूवल बेसिस को भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। अभी तक समझ तो आएगा होगा आपको, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस क्या होते हैं, दोनों फॉलो किए जाते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको समझ में करने की जरूरत है, कैश बेसिस जो है इसमें लिया जाता है लाइबिलिटीज के लिए और एक्सपेंसेस के लिए। ये कहता है कि भाई अगर कोई लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस है, वो जो अगर हमने पेड करना वो तो हम कैश बेसिस पे लेंगे, और अगर आपकी किसी भी तरह की इनकम है या आपकी कोई एसेट्स है, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रूवल बेसिस पे। भाई जब होगी उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे। इससे आपको एक थोड़े प्रिंसिपल का मैं ये रिमाइंड कराता हूँ। लास्ट टाइम आपने एक कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस एक कंसेप्ट मेरा पिछली वीडियो से सीखा होगा। क्या होता है वो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस? वो कहते हैं फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हैं तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान को तो प्रेजेंट में मेजर कर लो, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको प्रेजेंट में मेजर मत करो। तो ये वही है, अगर कोई फ्यूचर में इनकम होने वाली है, कोई एसेट मिलने वाली है, तो फ्यूचर में मिलने वाली है, प्रेजेंट में उसको जो है हम नहीं कैश के बेस में रिकॉर्ड करेंगे एक्रूवल बेसिस पे, लेकिन जो लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे कैश। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये आपके मिक्स्ड या हाइब्रिड अकाउंट। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फोन नंबर मेरे यहाँ मेंशन है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपके सोल्यूशन लूंगा।
आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।